हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो है ये विज्ञान का राजन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो है कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर जो है 2023 तक के जो है प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट को आप लोग राजन सीरीज को या कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, लोग जो है प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। और इसका जो साइंस का ये चल रहा है राजन सीरीज, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 6 साल का हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है नहीं देखें तो जाकर जो है चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में ये बात करें, ये एग्जाम रद्द बैच हमने चलाया था, वहाँ पे जो है ये आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल विस्तार से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के साथ भी तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को इसका टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अतः लघुत्तरीय प्रश्न बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो इसमें जो है हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को जो है एक एक करके जो है बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जो है एक एक करके पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है 20 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 21 नंबर से जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कि उससे जो है आप क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ए हो गया प्लस बी हो गया, ए बी जो है एलिमेंट जो है रिएक्शन करके जो है सी बनाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में जो है भाग लेने वाले जो अभिकारक एवं अभिक्रिया के जो है फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं, ये अभिकारक होता है आगे जो होता है। और इसको जो है उत्पाद कहते हैं, ठीक है। को जो है प्रतीक प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा जो है निरूपित जो किया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए जो अलग अलग तथ्य यानी जानकारी की जरूरत होती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अपक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थों का जो है ज्ञान होना चाहिए। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसके बारे में जो है ज्ञान होना चाहिए। और अभिकारकों तथा उत्पाद के संकेत अथवा सूत्र जो हम यहाँ पे ये लिखें तो ये क्या है और बी क्या है और सी क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में जो है सूत्र के बारे में जो है आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में है कि अपक्रिया के उचित ताप यानी कितना टेम्परेचर होना चाहिए। और उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है, आवश्यकता अनुसार जो है उन सभी का ज्ञात होना चाहिए। तो आप जो है ठीक प्रकार से जो है रिएक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुकिए आप तो। यहाँ पे जो 22 नंबर में दिया है, यहाँ पे दिया है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव बताइए। जो मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है, मृदा प्रदूषण जो है किसके द्वारा होता है और उसके बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे प्रकृति पर। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो है आपके एग्जाम में 2020 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि प्रदूषण वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की जो है अधिकता तथा घरेलू अपमार्जक की मिट्टी में जो है मिल जाते हैं। और इसी के कारण जो है मिट्टी का संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। और इसी को जो है मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। मृदा प्रदूषण के प्रमुख सोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे नगर पालिका से जो निकला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसके द्वारा जो है मृदा प्रदूषण होता है। और कारखाना हो गया और फैक्ट्रियाँ हो गई, इससे जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, उसके द्वारा भी जो। और कृषि अपशिष्ट हो गया, जैसे कृषि में जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, रसायन यानी पीड़कनाशक आदि का जो है मृदा में मिल जाना ही इसके द्वारा क्या होता है, मृदा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। और आजकल जो उपयोग में लाई गई जो पॉलीथीन होती है, उसके द्वारा भी जो है प्लास्टिक प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण होता है। और घरेलू अपशिष्ट जैसे हो गया, यहाँ पे कूड़ा हो गया, कचड़ा हो गया, और डिटर्जेंट के द्वारा भी जो है मृदा प्रदूषित होती है। अब हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं, इससे जो है सॉइल पोल्यूशन से जो है क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मृदा प्रदूषण से जो है विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को जो है पनपने का जो है अवसर मिलता है। और गंदगी गंदगी पर जो है अनेक प्रकार के कीट तथा मक्खियाँ जो है पनपती है। जहाँ पे गंदगी रहता है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो है मक्खियाँ और कीट जो है पनपती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, और गंदगी पर जो है अनेक प्रकार के कीट हो गए और मक्खियाँ हो गई, ये पनपती रहती है, जो रोगों को जो है फैलने में सहायता करती है।
ठीक है? इसीलिए जो है स्वच्छता बनाए रखिए और अपने आस-पास जो है अ, सफाई जो है रखे रखिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं? तो भूकंप क्या होता है? भूकंप जो है धरातल का जो ऊपरी परत होता है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है, कंपन की स्थिति को जो है दर्शाता है, जो कि धरातल के जो है ऊपरी तथा निचली चट्टानों में जो है लचीलेपन और गुरुत्वाकर्षण की जो है समस्थिति में न्यून अवस्था से जो है प्रारंभ होता है और भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में जो है आप लोगों को पता होगा कि भूकंप क्यों आता है, ठीक है? अब इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि ज्वालामुखी क्या होता है? जो ज्वालामुखी होता है उससे आप क्या समझते हैं? और इसके प्रकार का जो है उल्लेख करना है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हो। ज्वालामुखी के प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी जो होता है ये धरती को फाड़कर वाष्प हो गया, राख हो गया, वाष्प, राख और धुआँ तथा गैसें बाहर जो है निकलती है और इस क्रिया को जो है ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है? जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआँ और गैस जैसी क्रियाएँ जो है होती है, तो इसी क्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? 1 मिनट। यही सही है। तो ज्वालामुखी कहा जाता है, तो ज्वालामुखी क्या होता है कि जल धरती को जो है फाड़कर वाष्प हो गया, राख हो गया, धुआँ हो गया और उसके बाद में गैसें जो है ये बाहर निकलती है और इसी क्रिया को जो है ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी की जो है विभिन्न परिभाषाएँ विद्वानों ने जो है अलग-अलग प्रकार से दिया है। जैसे अगर भूगोल वेदता के अनुसार अगर देखें तो ज्वालामुखी जो है लगभग शंक्वाकार पर्वत होता है, जो भूगर्भ से जो है नली के द्वारा उष्ण वाष्प, गैसों, लावा और अन्य चट्टानी पदार्थों का जो है प्रवाह धरातल पर जो है लाता है। और केडनर के अनुसार अगर देखें ये नहीं पूछा था किसके अनुसार जो है नॉर्मली आपके डीएलएड में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है? तो ज्वालामुखी जो है एक सपाट जो है शंकु होता है, शंकु इस प्रकार से इसका फिगर बनता है, ठीक है? जो एक नली के द्वारा जो है पृथ्वी की गहराई से जो है संबंधित होता है, नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है और यह भूगर्भ से जो है गैस, ठोस तथा जलते हुए पदार्थों को जो है बाहर निकालने में विकास का जो है कार्य संपन्न करता है। अब हम देखते हैं जो है ज्वालामुखी के प्रकार, जो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, कौन-कौन से ज्वालामुखी होते हैं। तो ज्वालामुखी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ज्वालामुखी प्रमुख प्रकार के होते हैं। पहला अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है कि इसमें प्रायः जो है विस्फोट और उद्भेदन जो है होता रहता है और इनका मुख जो है हमेशा खुला रहता है और समय-समय पर इसमें से लावा, धुआँ और अन्य पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं और शंकु का जो है जिसके कारण शंकु का इस प्रकार से निर्माण होता है, हमेशा इसका मुख जो होता है ये खुला रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है दीर्घ काट से जो है विस्फोट इसमें नहीं होता है, यानी लंबे समय तक इसमें विस्फोट नहीं देखने को मिलता है, किंतु इसकी संभावनाएं जो है बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाती है तो धन और जन की जो है हानि होती है, बहुत हानि होती है। इसके मुख से जो है गैस और वाष्प निकला करती है, ठीक है? विलुप्त ज्वालामुखी क्या होता है कि विलुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः जो है इसमें बंद हो जाता है और भविष्य में भी कोई विस्फोट देखने को जो है नहीं मिलता है, यानी संभावना नहीं होती है और इसका मुख जो है इसमें मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से जो है ये बंद हो जाता है और मुख का जो है गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? उसके बाद में ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ज्वालामुखी की धूल और गैसें वातावरण को जो है अपारदर्शी बना देती है। जो पृथ्वी से जो है लावा हो गया, धूल हो गया, कण हो गए, गैसें हो गई, ये निकलती है। जो पृथ्वी का वातावरण होता है उसको जो है अपारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई जो है ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें अगर पार नहीं होता है लाइट, आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो इसे जो है अपारदर्शी कहते हैं और आर पार देख सकते हैं तो इसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है? जिससे वायु परिवहन होता है, जैसे जो आकाश में वायु, जैसे हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सभी जो उड़ते हैं वायु परिवहन, उसमें जो है मुश्किल होने लगती है। क्यों मुश्किल होने लगती है? क्योंकि वातावरण में जो है अनेक प्रकार की गैसें आ जाती है, जिसके कारण सामने जो है दिखता नहीं है, अपारदर्शी बना रहता है, ठीक है?
और इसके द्वारा जो है श्वसन रोग जो है बढ़ जाता है और सूर्य तप को जो है पृथ्वी की सतह तक जो है पहुँचने में भी रोकता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपका ये सूर्य हो गया और यहाँ पे ये पृथ्वी आप हो गया, आपका अर्थ हो गया। अब इसमें बीच में कोई अवरोध पड़ेगा तो यहाँ पे जो है ठीक प्रकार से पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश जो है नहीं पहुँचेगी और यही कारण है कि पृथ्वी पर जो है ये ठंडा होने लगता है। क्षेत्र में लावा का जमाव होने से जो है वहाँ की जमीन जो है आर्द्र बना रहती है, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है? बाढ़ क्या होता है और यह किन कारणों से आती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बाढ़ क्या होता है? अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जब फैल जाती है, अतिवृष्टि मतलब सबसे अधिक वर्षा होती है तो उसके कारण तटबंध जो नदी जल होते हैं, नदी नदी तटबंध होते हैं, ये सीमा तोड़कर जो है आसपास के क्षेत्रों में जो है फैल जाती है और उसकी अधिकता हो जाती है तो इसी को जो है हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण क्या हो सकते हैं? तो बाढ़ के जैसे भारी वर्षा हो गया, चक्रवात हो गया, ये बाढ़ का जो है एक महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है। अत्यधिक वर्षा के कारण जो है बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है और भारत के पूर्वी तट पर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है तीव्र गति से आने वाले चक्रवातों से जो है भयानक बाढ़ आता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है? ये लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है? तो यहाँ से जो है सबसे अधिक चक्रवात देखने को मिलता है जो कि उड़ीसा के तट पर जो है अधिक देखने को मिलता है पूर्वी तट पर। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। तो नदियों के ऊपरी भागों में जो है वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। जो वनों की कटाई होती है उसके कारण जो है बाढ़ की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि रेत एवं बजरी जमा होने से जो है नदी तल ऊंचा हो जाता उठ जाता है और जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है और कई निम्न क्षेत्रों में जो है ठीक प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ जो है उत्पन्न हो जाती है, जैसे बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे 26 नंबर में दिया है कि सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। अगर सूखा से जो है सूखा ना पड़े तो इसके लिए जो है प्राकृतिक ये आपदा है और इसके बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये आप लोग सुझाव दे सकते हैं, ठीक है? तो सूखा क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये सभी को पता है। तो सूखा का आशय क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र में जो जल की कमी हो जाती है, ठीक है? उसी को हम सूखा कहते हैं और जल की कमी के कारण खाद्यान्नों की जो है कमी हो जाती है और उसे सूखा कहा जाता है और यह एक प्राकृतिक आपदा होती है। सरकार द्वारा और उसके बाद में जनता ने जो है सूखे से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। क्या-क्या उपाय किए हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो है भूमिगत जल जो भूमि से जो है जल प्राप्त होते हैं और वर्षा का जल हो गया और धरातलीय जल को जो है नष्ट होने से इसको जो है बचाया जा सकता है। फसलों के हेर-फेर की विधि को जो है अपनाकर ऐसी फसलों की जो है खेती की जानी चाहिए जो सूखे को जो है सह सके, जहाँ पे सूखे में जो फसल उत्पन्न हो सके। उसके बाद में जल सिंचाई की जो है लघु योजनाओं पर जो है अधिक जोर देना चाहिए और नहरों को जो है पक्का करके पानी की कमी को जो है दूर किया जाना चाहिए और इससे पानी को जो है नष्ट होने से जो है बचाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में क्या सुझाव दिए रहे हैं कि शुष्क भागों में स्प्रिंकल यानी जो बौछार द्वारा खेती की जाती है, ठीक है? सिंचाई विधि का जो है प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पानी की कम मात्रा लगेगी और अच्छी फसल की पैदावार होगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो है पीने का पानी एवं पशुओं हेतु जो है चारे का जो है प्रबंध किया जा रहा है और वर्षा जल का जो है बोरिंग द्वारा जो है जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में जो है डाला जा रहा है, जिससे धरती की नमी को जो है बचाए रखा जाता है, ठीक है? जो वर्षा का जल होता है, ठीक है? उसको इकट्ठा करके उसके बाद में यहाँ पे 8वां सुझाव क्या दिया जा रहा है कि वृक्षारोपण पर जो है अधिक जोर देना चाहिए, जिससे धरती की जो अंतः परतें होती है उसमें पानी का स्तर जो है ठीक प्रकार से जो है बना रहता है। 9 नंबर में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को जो है गहरा खुदवाकर जल संचय, ठीक है? जलाशय जो होते हैं, तालाब होते हैं, उसको जो है गहरा खुदवाकर उसमें जो है जल संचय यानी जल को जो है कंजर्व किस प्रकार से किया जा सकता है, क्रिया संपन्न की जा रही है, ठीक है? और उसके बाद में नदियों में स्थान-स्थान पर जो है बाँध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है। उसके बाद में क्या है कि ध्वनि प्रदूषण से जो है हानिकारक प्रभाव को जो है समझाइए। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके द्वारा जो है कौन-कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है? ये 2023 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसको हम लोग देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताना है और इसके जो है इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि साधारण वार्तालाप की ध्वनि से जो है अधिक तेज ध्वनि शोर कहलाती है, ठीक है। और शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, यानी नॉर्मल ध्वनि जो होती है ये कितने डेसिबल की होती है, इसको हमने फर्स्ट इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हम कर रहे थे तो उसमें जो है फर्स्ट में बताए थे। अब वहां पे क्या बताए थे इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि होती है और शोर ही जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं और मशीनों से जो आवाज निकलती है तो उसके द्वारा भी जो है ध्वनि प्रदूषित होता है। और परिवहन के साधन जैसे हो गया वायुयान हो गया, रेलगाड़ी हो गया, मोटर बस आदि के द्वारा भी जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन होता है साधारण वार्तालाप की ध्वनि से जो अधिक ध्वनि होती है उसी को हम जो है ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में मनोरंजन के साधन जैसे शादी विवाह में जो है रेडियो डीजे वगैरह जो है चलाते हैं, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा और टेलीविजन आदि को जो है इस पे नॉर्मल आवाज में जो है इसको देखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव बताइए कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका हमारे जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखना है। तो इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन, तो ध्वनि प्रदूषण जो है वर्तमान समय में जो है बढ़ता जा रहा है और तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव डालता है और उसके कार्य करने की क्षमता जो है घट जाती है। कोई भी मनुष्य हो गया जब उस पे ध्वनि का प्रदूषण होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, कार्य करने की जो है क्षमता घट जाती है और शोर से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके द्वारा जो है शोर से बहरापन हो जाता है और हृदय रोग और बेचैनी जैसी जो है रोगे देखने को मिलती है। उसके बाद में हम इसके आगे बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में हमने बात किया। तो अत्यधिक शोर का जो है प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र पर भी जो है पड़ता है और शोर से जो है रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। रात्रि में देखने की क्षमता इसके द्वारा जो है कमी हो जाती है और रंगों की जो है पहचान में कमी होती है, जैसे प्रभाव भी जो है देखने को मिलते हैं। और शोर क्या होता है कि हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त जो है यकृत को भी जो है ये नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से जो है अधिक की ध्वनि को जो है मनुष्य की कर्णेंद्रियों के लिए जो है हानिकारक, यानी जो कान होता है उसके लिए जो है हानिकारक होता है। उसके बाद में 28 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेबीज रोग के जो है लक्षण हमको बताना है, ठीक है। तो रेबीज रोग के लक्षण में हमको क्या देखने को मिलता है कि रोगी व्यक्ति के गले में जो है भयंकर पीड़ा होने लगती है, कहाँ पे, गले में जो है भयंकर पीड़ा होने लगती है तथा उसमें जो है कुछ भी निगलने की जो है क्षमता नहीं होती है। जब गले में पीड़ा होगा तो निगलने में जो है समस्याएं की दिक्कत जो है देखने को मिलेगी। और रोगी क्या होता है, व्यक्ति पानी से जो है डरने लगता है और रोगी व्यक्ति कभी कभी जो है अत्यंत आक्रामक हो जाता है, ठीक है, भड़क जाता है कुछ कहने पर। 29 नंबर में दिया है कि जलीय अपर्दन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो है ये राजन सीरीज है, आप लोग जो है एग्जाम भी जो है नजदीक आ गया है, मार्च में एग्जाम आप लोगों का कंप्लीट है, ठीक है। तो उसके पहले जो है आप लोग राजन सीरीज बिल्कुल पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर सकते हैं और जब एग्जाम आए तो उसमें जो है केवल आप लोग क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको देखिए। तो यहाँ पे जलीय अपर्दन क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो जलीय अपर्दन इसे वाटर इरोशन कहते हैं कि जल या बाढ़ द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है इसी को हम जलीय अपर्दन के नाम से जानते हैं। और तेज वर्षा के जल से जो है जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जो है कटाव सबसे अधिक होता है और चिकनी मिट्टी में जो है अपर्दन कम देखने को मिलता है। जलीय अपर्दन के प्रकार की अगर हम बात करें तो जैसे अवनालिका या खड्ड अपर्दन होता है, उसके बाद में बीहड़ अपर्दन हो गया, पुलिन या समुद्र तट अपर्दन जो समुद्र के तट के बगल में जो है अपर्दन होता है उसको ये हो गया। उसके बाद में भूस्खलन द्वारा अपर्दन जो भूम होता है वो अस्खलित हो जाता है तो उसी को जो है भूम अपर्दन के नाम से जानते हैं, भूस्खलन। और अल्प सरिता अपर्दन हो गया, परत अपर्दन हो गया, जो पृथ्वी का लेयर होता है मिट्टी का वो परत दर परत जो है उसमें अपर्दन देखने को मिलता है। उसके बाद में नदी के तट में जो अलग अलग है, जैसे ये नदी हो गई इसके तट पर जो है अपर्दन देखने को मिलता है। हिमनद अपर्दन हो गया, हिम जहाँ पे बर्फ जो है निकलते हैं
हिमनद के द्वारा भी जो है अपर्दन देखने को मिलता है। उसके बाद में वर्षा बूंद अपर्दन, यानी वर्षा की बूंदें जब यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा जो है नीचे गिरती है तो इस पे जो है कुछ फोर्स काम करता है, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में जो है अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है 20 29 यानी 29 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। समय कितना हो गया है इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसके आगे जो है किया जा रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे अम्ल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। ये 30 नंबर 40 नंबर तक जो है हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे 30 नंबर में दिया है कि अम्ल क्या हो, अम्ल जो होता है ये क्या होते हैं। अम्ल क्या है, ठीक है, अम्ल अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो है लवण तथा पानी बनना कौन सी जो है क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अम्ल जो है उन पदार्थों का को कहा जाता है जिसमें जलीय विलयन में जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन जो है ये देते हैं, और अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो है जैसे अम्ल हो गया और उसके बाद में क्षार हो गया, तो इसके द्वारा क्या बनता है, ये लवण बनता है। ठीक है, और उसके बाद में इसके साथ साथ जो है जल निकलता है। ठीक है, और अम्ल क्या होता है, अम्ल जो है इसे जब हम जल में घोलते हैं तो इसके द्वारा जो है हाइड्रोजन आयन जो है निकलते हैं या हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। और क्षार क्या होता है, क्षार हो गया जैसे इसमें जब H2O से रिएक्शन हम करते हैं तो इसमें OH आयन निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है छाया तथा उपछाया को जो है परिभाषित करना है। जो छाया होता है और उपछाया होता है इसको हमें जो है परिभाषित करना है। तो ये सभी को पता होगा कि छाया क्या होती है, शैडो क्या होता है, और परिछाया उपछाया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 नंबर है, 30 नंबर तक जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो छाया और उपछाया के बारे में देखते हैं। छाया क्या होती है कि किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश से जाने वाले मार्ग में जो है रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से जो है वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर जो है प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। जैसे यहाँ पे अपारदर्शी ये कोई हमने प्लेट रख दिया और इस पे जो लाइट पड़ती है, मान लो कि ये लाइट है, इस प्रकार से जाती है तो ये जो है इसकी छाया जो है इधर बनती है, पार नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में जो है रख देते हैं तो वस्तु को जो है आर पार से रोक देते हैं, जिससे वस्तु के दूसरे ओर जो है प्रकाशहीन क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है, और इस प्रकाशहीन क्षेत्र को जो है वस्तु की छाया हम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कोई पेड़ बना दिया, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की रोशनी इधर से जाएगी तो यहाँ पे जो है इसकी छाया बनेगी। ठीक है, और परिच्छाया क्या होता है और उपछाया क्या होता है कि वस्तु की छाया छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे परछाया कहा जाता है, तथा परछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उसे उपछाया कहा जाता है। जो सबसे अधिक जो है काला होता है, अधिक काला होता है उसे परिच्छाया कहा जाता है, और उसके बाद में जो सीमावर्ती जो चारों ओर, मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ का यहाँ पे इमेज बना तो इसके जो चारों ओर का रहता है कम काला भाग उसे उपछाया कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा छाया और उपछाया क्या होती है। अब हम देखते हैं आंधी के क्या लक्षण होते हैं, जो आंधी आते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं इसको हम देखते हैं। तो अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रायः जो पवन होती है या वायु दाब की जो है भिन्नता के कारण जो है चलती है। जो आंधी आती है ये वायु, इसमें जो है कॉन्सेप्ट लगता है वायु दाब का। हवाएं जो है उच्च दाब से जो है निम्न दाब एवं निम्न दाब से जो है उच्च दाब की ओर चलती है। ठीक है, दाब यहाँ पे ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर हवाएं चलती है। अगर यहाँ पे प्रेशर मान लो कि यहाँ पे अगर बराबर रहा है तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो हवाएं चलेगी नहीं। तो यही हवाएं जो है विक्षोभ अथवा चक्रवातों के जो है प्रभाव को विकराल रूप जो है धारण कर देती है, यही इसी को जो है आंधी होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भरी होती है, और इससे जो है पेड़ पौधों और जन धन की जो है हानि होती है। और कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा जो है पेड़ों के आपस में रगड़ने से जो है आग रेजिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें रेजिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और जिसके कारण पत्तियां आपस में
जब टकराती हैं तो इसके द्वारा घर्षण उत्पन्न होता है और रेजिन नामक पदार्थ जो है उत्पन्न होता है और इसी के कारण आग लग जाती है, ठीक है, जंगलों में, जिससे जो है जीव जगत हेतु भयानक स्थिति जो है पैदा होते देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम 33 नंबर की देखते हैं। 33 नंबर में क्या दिया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में जो है समस्थानिकों का स्थान पर जो है प्रभाव डालिए। तो एक ही तत्व के वह परमाणु जिनमें जो है परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो समस्थानिकों का स्थान यहाँ पे पूछा था, तो क्या है परमाणु द्रव्यमान यानी A1 इक्वल टू A2, इसी को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। इसको जो है हम लोगों ने विस्तार से इसका एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं जो आपके कोर्स में एग्जामरत बैच में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो एग्जाम रथ बैच का जो है आप लोग अगर साइंस नहीं देते तो वहाँ पे बिल्कुल जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से और चैप्टर वाइज जो है पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाकर जो है अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 34 नंबर में क्या दिया है, एक परारूपी पुष्प का जो है चित्र बनाना है और उसके जो है अंगों का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है चित्र बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जयांग होता है और ये पुंकेसर होता है, ये पुतंतु होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प अक्ष इसे कहते हैं और ये बाह्य दल हो गया, पुष्प बिरिंत ये लास्ट में जो होता है इसे पुष्प बिरिंत कहते हैं, ठीक है। बाह्य दल पुंज यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप इस प्रकार से जो है फिगर बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ये पार्ट देखें तो ये दलपुंज का जो है ये पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये नखर हो गया और ये भुजा हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वर्तिका वर्तिकाग, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया और ये जायांग हो गया। जायांग का जो है एक यहाँ पे पार्ट दिया गया है, ये बीच में जो है ये अंडाशय होता है, पुष्प वृंत ये नीचे वाला पोर्ट और पुष्पासन जिसपे जो है पुष्प आसन किए रहता है। उमंग को यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीजांडसन ये हो गया, पेस्म हो गया, आभासी पट और बीजांड, इसको जो है ये फिगर को जो है आप लोग याद कर लीजिए नाम सहित, ठीक है। आने की संभावना है लेकिन अभी तक आया नहीं है आपके एग्जाम में 2016 से लेकर कब तक 2016 से लेकर 2023 तक जो है ये क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्जाम में। तो जड़ों के मुख्य कार्य क्या होते हैं, और मक्या हो गया, प्याज हो गया, सरसों बैगन में पाए जाने वाले जो जड़ों के नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है कि पौधों को जो है पानी और मजबूती प्रदान करना, ये जड़ों का जो है मुख्य कार्य होता है। जैसे मक्का हो गया, मक्का हो गया, मक्का में जो है झकड़ा जड़ पाया जाता है और यहाँ पे प्याज में भी झकड़ा जड़ पाया जाता है, सरसों में जो है मूसलाधार जड़ पाया जाता है, ठीक है। और बैगन जो होता है इसमें भी मूसला जड़ पाया जाता है, जो कि यहाँ से जो है अभी तक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में अपस्थानिक या रेशेदार जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ यानी जो झकड़ा जड़ होता है उसी को हम रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जो है 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में क्या दिया है कि धारावाही प्रणालिका से का क्या अपराय होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपके राजन सीरीज में दिया है, तो ये आउट ऑफ जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको जो है आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे 37 नंबर की हम बात करते हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है संतुलित आहार आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए, अच्छे ये संतुलित आहार जो है किसे कहते हैं और संतुलित आहार जो है क्यों लेना चाहिए। तो संतुलित आहार हम किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जिस जो हमारे शरीर के लिए जो है लाभदायक होती है, जिसकी जो है एक उचित मात्रा यानी ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन विटामिन सब कुछ जो है उसमें प्राप्त होता है, ठीक। तो पोषक तत्व को जो है प्रदान करता है और ये 2020 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अतः वह आहार जो शरीर को जो है ऊर्जा की आवश्यकता और शरीर की जो निर्माण के तत्वों की जो है आवश्यकता और नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की जो है आवश्यकता को पूरा करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि संतुलित आहार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर का निर्माण करता है और शरीर की क्रियाओं को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए
और शरीर की सुरक्षा के लिए हमको एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण जो है तृप्ति की भावना देने के बाद भी जो है आवश्यक नहीं है कि वह संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा है तो आवश्यक सभी तत्व जो है उचित मात्रा में जो है तो यह पर निर्णायक व सुरक्षात्मक तत्वों का जो है अभाव है तो वह जो है आहार संतुलित नहीं हो सकता। ठीक है। इस प्रकार का यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा आहार जो हम खा लेते हैं तृप्त हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। खाने से चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब खाने से भी जो है हमारा पेट भरता है, लेकिन इसको हम संतुलित आहार नहीं मान सकते हैं। ठीक है। तो संतुलित आहार उसमें उसको उसको कहेंगे जिसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उचित मात्रा में जो है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें रहने चाहिए। इस प्रकार का आहार जो है शरीर को क्रियाशील रखने में जो सहायता होता है जिसके कारण व्यक्ति जो है कमजोरी और थकावट का जो है अनुभव नहीं करेगा। पर निर्णायक व सुरक्षात्मक तत्वों की जो है इसमें कमी होने को देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा शरीर हष्ट-पुष्ट जो है नहीं रहेगा और वृद्धि की गति जो है कम हो जाएगी तथा शरीर के जो है रोगों का जो है शिकार हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पौष्टिक तत्वों की जो है कमी है तो व्यक्ति क्या होगा, ये पूर्ण रूप से जो है क्रियाशील जो है नहीं रह पाएगा। उसके बाद में 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में जो है अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो पाएंगे। जो एक ही परिवर्तन कोई भी परिवर्तन हो गया, मान लो आपके सोशल चेंज हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही परिवर्तन वो हमेशा जो है उस परिवर्तन उस समाज के अनुकूल अनुकूल जो है उसमें जो है क्या होगा कि उसमें अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ जो है दोनों नहीं होते हैं। ठीक है। तो उदाहरण की बात करें जैसे फसल तैयार करते समय जो है वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि जो है फसल के लिए वर्षा का उचित मात्रा में अगर बारिश होता है तो अनुकूल होता है, जबकि जब फसल पक जाते हैं तो इसी को जो है वर्षा अगर होती है तो इसको हम क्या निगेटिव इफेक्ट देखने को जो है मिलता है। तो यही हो गया कि एक ही परिवर्तन जो विभिन्न स्थितियों में जो है अनुकूल और प्रतिकूल नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे 39 नंबर में दिया है कि दैनिक जीवन में जो है घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो दैनिक जीवन में जो घर्षण बल होता है ये बहुत ही जो है विशेष होता है। जैसे खुरदरी सतह पर जो है हम बिना फिसले जो है चल सकते हैं। जैसे आपका ये स्लीपर जो होता है इसमें नीचे जो है इस प्रकार से बना रहता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो है घर्षण बल के कारण जो है हम चलने में जो है चल सकते हैं घर्षण बल के कारण। जैसे पहिया हो गया और ब्रेक के मध्य जो है लगे घर्षण बल से ही जो है वाहन की गति को जो है नियंत्रित हम कर सकते हैं। माचिस की तीली जो जलती है उसमें जो है घर्षण सतह में उत्पन्न होता है और उसी के कारण वो जलती है। उसके बाद में सौर परिवार को जो है सचित्र बनाइए, ये 2023 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूर्य हो गया और यहाँ पे सबसे नजदीकी ग्रह जो है बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, बुध शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी आएगा, उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो यहाँ पे शनि के बारे में अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो शनि जो हो गया इसमें जो है वलय पाया जाता है इसमें। ठीक है। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो बृहस्पति में भी एनसीईआरटी में दिया है, सीईआरटी एनसीईआरटी में क्या दिया है कि बृहस्पति जो होता है इसमें भी वलय देखने को मिलता है। ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह होता है उस ग्रह का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आपका ये बुध हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण यम, जो यम ग्रह है इसको जो है 2006 में जो है निकाल दिया गया, क्योंकि ये दूसरे की चक्कर जो है दूसरे की चक्कर जो दूसरे की जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो है परिक्रमा करने वाला, तो उसमें जो है ये चक्कर लगाने लगता था, तो इसीलिए जो है इसको निकाल दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सौर मंडल जो है सूर्य का जो है परिवार होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। अब तारा का डिफिनेशन क्या होता है कि तारा हम किसे कहते हैं, तारा उसे कहते हैं जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये तारा जो होता है तारा का मतलब हो गया यहाँ पे स्वयं का जो है इसमें प्रकाश होना चाहिए। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे अगर मोमबत्ती है, इस प्रकार से जो है ये जल रहा है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो मोम होता है मोम के सहारे से जलता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो हो गया, सूर्य जो है इसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है।
अगर हम यहाँ पे देखें जो ये आपका यहाँ पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी ये मान लो कि ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ये चंद्रमा हो गया। चंद्रमा, जो चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा किस लिए चमकता है? क्योंकि जो है ये सूर्य से प्रकाश जो है प्राप्त करता है, ठीक है, इसीलिए चमकदार दिखाई देता है। सौर मंडल सूर्य का जो है परिवार कहा जाता है, सूर्य का परिवार कहा जाता है, और इसमें सूर्य जो है एक तारा होता है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही जो है निकलते हुए 8 ग्रह होती हैं, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो इसके बाद में बात करें तो यम भी था, तो इसको 2006 में जो है ये निकाल दिया गया है। ये समस्त ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है अंडाकार मार्ग में जो है चक्कर लगाते हैं, और इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को जो है उपग्रह कहा जाता है। और ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं और सूर्य से जो है प्रकाशित होते हैं। सूर्य जो होता है ये सौर परिवार का जो है ये जन्मदाता इसे कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सौर परिवार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग 40 नंबर तक जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में जो है देखने वाले हैं, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है, तो आप लोग जो है आसानी से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और ये एग्जाम रद्द बैच है, अगर इन सभी के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग जो है जाकर वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है पीडीएफ है, और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप लोग जो है यहाँ पे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो किस प्रकार से लगा इसके बारे में जो है आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में इसके आगे 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे जो है हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहिए ठीक प्रकार से।